सो गाइज लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो डेटा टाइप से स्टार्ट करेंगे। बट मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भूल गया था जो कि है कॉम्पाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब ये कॉम्पाइलर एंड इंटरप्रेटर होता क्या है? ओके, तो सुनो। सो जैसे कि मानो कोई यूएसए का इंसान है और एक इंडिया का एक इंसान है, ठीक है। अब जो यूएसए का इंसान है, ठीक है, वो समझो कि वो इंग्लिश बोलता है, ठीक है। एंड जो इंडिया का इंसान है वो हिंदी बोलता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन कराना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ना ये इसकी भाषा हिंदी समझ पाएगा और ना एक हिंदी बोलने वाला इंसान उसकी भाषा इंग्लिश समझ में आएगा अगर उसे इंग्लिश नहीं आती है तो। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? ट्रांसलेटर की। तो अब इस ट्रांसलेटर का जो जॉब होगा वो ये होगा कि इसे पहले अगर मान के चलो हिंदी वाले इंसान कुछ हिंदी में बोल रहा है, जैसे मेरा नाम, ये बोलता है कि मेरा नाम, सॉरी, मेरा नाम रोहित है, ठीक है। अगर ये बोलता है मेरा नाम रोहित है, तो ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, इसके जवाब को सुनेगा, ठीक है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में और उस इंग्लिश बोलने वाले इंसान को समझाएगा। लाइक उसे वो बोलेगा माई नेम इज रोहित, दैट इज व्हाट दिस इंडियन पर्सन इज सेइंग। ओके, तो ये ऐसे समझाएगा। फिर उसके बाद ये अपना कुछ नाम बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बोलेगा कि माई नेम इज सैम। फिर ये क्या करेगा, इससे समझाएगा, हिंदी बोलने वाले इंसान को समझाएगा कि इसका नाम सैम है। तो यही ट्रांसलेटर का जॉब होता है। उसी तरीके से जावा में दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। हम ट्रांसलेटर, पहला ट्रांसलेटर जो है वो होता है कॉम्पाइलर और दूसरा ट्रांसलेटर होता है इंटरप्रेटर। अब आप सोचोगे कि ये कॉम्पाइलर और इंटरप्रेटर दो दो ट्रांसलेटर जावा में क्यों पुट किए गए हैं? तो देखो, इसका सिंपल सा रीज़न है। देखो क्या है कि कॉम्पाइलर जो है ना, वो पूरे के पूरे सेंटेंस को, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा एक सेंटेंस है या एक बड़ी सी एक पैराग्राफ है, उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को वो एट वंस पूरे के पूरे पैराग्राफ को एट वंस चेंज कर देता है बाइट कोड में। बाइट कोड में फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटेंस नहीं, सही मायने पे बोले तो यहाँ पर होगा हमारा सोर्स कोड। ये पूरे के पूरे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है। किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। ओके, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट कोड को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एट वंस चेंज कर देता है, ठीक है। अब जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। ऑब्जेक्ट कोड में ऑब्जेक्ट कोड में लाइन बाय लाइन। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अ, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, एक इंडियन है और एक यूएसए का एक पर्सन है, ठीक है। एक यूएसए का सिटीज़न है और एक इंडियन सिटीज़न है। अब यूएसए के सिटीज़न को सिर्फ इंग्लिश आती है और इंडियन सिटीज़न को सिर्फ हिंदी आती है, ठीक है। तो अभी इन दोनों कम्युनिकेट करना चाहेंगे, तो अगर ये इंटरप्रेटर के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो इंडियन सिटीज़न है वो एक लाइन बोलेगा, ठीक है। और जो इंटरप्रेटर है उस सिर्फ उसी लाइन को वो ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। एक ही लाइन ट्रांसलेट करेगा हमारे यूएस सिटीज़न के लिए। तो इस तरह से इंटरप्रेटर काम करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्जन्स करता है। किसे? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। और कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एट वंस, यानी कि एक ही बार में पूरे के पूरे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये होती है दोनों की जॉब। ओके, तो अब बोलोगे कि जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये क्यों है? तो देखो, जावा में कंपाइलर बेसिकली ट्रांसलेशन का काम कर रहा है, सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज कर रहा है, और इंटरप्रेटर भी सोर्स कोड को बाइट कोड में ही चेंज कर रहा है। बट सवाल ये है
कि ये दोनों के दोनों एक साथ जावा में कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर मान के चलो आपके पास 1000 लाइन्स का कोड है, ठीक है, और उस 1000 लाइन के कोड को अगर हम कॉम्पाइलर को देते हैं कन्वर्ट करने के लिए, कॉम्पाइलर अगर वो 1000 लाइन्स के कोड को कन्वर्ट कर रहा है तो वो एक ही बार में सारे के सारे सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज कर देगा। अब जब वो सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज करेगा तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसमें ढेर सारे एरर आए। फॉर एग्जांपल 1000 लाइन के कोड में आपको मान के चलो कि 10 या 20 एरर्स मिल रहे हैं, तो कॉम्पाइलर ना वो पूरे के पूरे 10-20 एरर को एक साथ शो कर देगा। हमारे कॉम्पाइलर को एक ही साथ सारे के सारे एरर्स एक ही साथ दिख जाएंगे। और इंटरप्रेटर क्या करेगा कि उसे सिर्फ एक एक बार में एक एरर ही दिखेगा। ठीक है, सिर्फ एक एरर एक एट अ टाइम उसे एक ही एरर दिखेगा। तो इससे प्रोग्रामर को डिबगिंग करने में इजी होगी। डिबगिंग का मतलब होता है अपने प्रोग्राम से एरर्स को रिमूव करना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग जब भी सोर्स कोड लिखेंगे, जब भी हमें कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे, तो उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई एरर ज़रूर होगा। ठीक है, अब वो किसी भी तरह का एरर हो सकता है। प्रोग्राम लिखते समय हो सकता है कि आपने कॉमा छोड़ दिया हो, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया हो, तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर को अगर वो सारे के सारे एरर्स दिखते हैं तो वो एक ही बार में सारे के सारे एरर्स को शो कर देगा, जो कि एक तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी हमारे प्रोग्रामर के लिए। प्रोग्रामर थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि उसे पहले कौन सी एरर को फिक्स करना है। एंड इंटरप्रेटर की हेल्प से क्या होता है कि इंटरप्रेटर एट अ टाइम एक ही एरर शो करता है। ठीक है, तो प्रोग्रामर को एट अ टाइम सिर्फ एक ही एरर को फिक्स करना है, और जैसे ही वो उस एरर को फिक्स कर लेता है तो वो आगे मूव कर सकता है अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट एरर को डिबग करने के लिए। डिबग यानी कि अपने प्रोग्राम को एरर फ्री करने के लिए। ठीक है, तो ये थी कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच की डिफरेंस जो कि मैं आपको बताना चाहता था। ओके, अब इसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।